स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है इतिहास और ये इतिहास का पहला पार्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, यूपीएससी, पुलिस, रेलवे, एसएससी, आरओ और समीक्षा अधिकारी के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसमें मेन टॉपिक को लेके 60 थ्योरी और वन लाइनर क्वेश्चन को यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इतिहास को पहले 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला जो स्रोत है धर्म ग्रंथ, जिसको हम वेद कहते हैं। दूसरा स्रोत जो है ये ऐतिहासिक ग्रंथ ही है। तीसरा स्रोत जो है ये विदेशियों का विवरण है। और चौथा स्रोत जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से प्राप्त होते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो वेद को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के जनक वेद व्यास को माना जाता है। वेद के जनक जो है वेद व्यास को माना जाता है। और इस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को यहाँ 60 में वर्णन किया गया है। जैसा कि देखिए, पहला ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। और इसमें सूर्य देवता का वर्णन है। इसमें लगभग 10 मंडल, 1028 सूक्ति एवं 10,462 रचनाएं हैं। इस तरह से दूसरा यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का वर्णन है। एग्जाम में इस तरह सवाल पूछे जाते हैं कि यज्ञों के नियमों का वर्णन किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है, जो गद्य एवं पद्य दोनों में सम्मिलित हैं। सामवेद गान से संबंधित है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला है अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है। और इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। और ये कन्याओं के जन्म की ये निंदा करती है। और इसमें पुरुषों के विचारों का, अंधविश्वास का विवरण मिलता है। और जादू टोने, रोग निवारण औषधि, गृह निर्माण और कृषि उन्नति, विवाह, राजा का चुनाव, इस तरह का ये इसमें वर्णन मिलते हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि औषधि या आयुर्वेद औषधि किस में वर्णन किया जाता है, तो वहाँ हम बताएंगे कि अथर्ववेद में। इस तरह से सवाल जो है पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इतिहास को पहले 3 वर्गों में बांट दिया गया है: प्रागैतिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक थ्योरी कहते हैं, यह इतिहास का वह समय है जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस दौर में ये मानव लिखना पढ़ना ये नहीं जानते थे। फिर इसी के अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। पाषाण काल, जिसको हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। तो पाषाण काल क्या है? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। तो पाषाण काल की बात आती है तो स्टोन एज जिसको कहा जाता है, जिसमें मानव पत्थर से औजार बनाते थे और इसका उपयोग करते थे। तो भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में ये पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। ये इम्पोर्टेंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को
कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग है पाषाण काल। इस पाषाण काल को 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। तो पाषाण काल, इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था, जो जानवरों की तरह अपना पेट भरना जानते थे, जो जानवरों की तरह अपना पेट भरना जानते थे। ये पूरा पाषाण काल, ये लगभग ईसा के 20 लाख पहले से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक ये माने जाते हैं। इस काल में मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग शिकार करने के लिए करते थे। चित्रकारी का ज्ञान भी हो गया था। मतलब पूरा पाषाण काल में लोगों को चित्रकारी का ज्ञान भी हो गया था, बड़े बड़े चित्र बनाते थे। अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ये 12,000 से 1,000 ईसा पूर्व माने जाते हैं। 12,000 से 1,000 ईसा पूर्व के बीच के को मध्य पाषाण काल माने जाते हैं। इसमें क्या था? इस काल में शवों को दफनाने, और इस काल में लोग शव को दफनाते थे। पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर में मिला। ये सबसे बड़ी खोज थी। अस्थिपंजर, अस्थि मतलब हड्डियों का बना हुआ, मतलब हड्डियों का पंजा एक तरह से लिया जाए, उसका अवशेष प्रतापगढ़ सराय से ये मिलते हैं। अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 1,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, और इस काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। घड़ा मनका की खोज हो गई थी। कृषि के साक्ष्य जैसे जौ गेहूँ मिले, चावल के साक्ष्य मिले, और कब्रों में मानव के साक्ष्य कुत्ते को दफनाने, कब्रों में मानव के साक्ष्य कुत्ते को दफनाने, चीनी मिट्टी के घरेलू बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और अगला आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल सबसे महत्वपूर्ण पाषाण काल है। इसमें तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तांबे की खोज हुई, और इसमें ग्रामीण समुदाय बना के रहते थे। मातृ देवी की पूजा होती थी। लिखने की कला नहीं जानते थे, ये लिखने की कला नहीं जानते थे। इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन इसी के आधार पे है। जितना थ्योरी बताएगी उस पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, दो जो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद जो है 4 होते हैं। अगला है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये पारूसड़ी एक नदी थी, उसी के किनारे ये लड़े गए थे। अगला है भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये पशुपालन था। अगला है भारतीय संगीत का अर्थ ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो सामवेद में जो है ये संगीत की चर्चा होती है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगला है उपनिषद पुस्तक है किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल पुराणों की संख्या जो है 18 है। अगला है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा जो सबसे पहले पाला गया वो कुत्ता था, एक कुत्ता था। अगला है निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? तो पूरा पाषाण काल में मानव जो है सबसे ज़्यादा जीवन बिताए थे। और मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? तो मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु जो है वो तांबा थी, तांबा। तो और फिर अगला है सबसे पहले चावल के साक्ष्य
कहाँ पर देखने को मिले? सबसे पहले चावल के साक्ष्य जो है देखने को मिले थे वो कोल डिहवा में मिले थे। कोल डिहवा एक जगह का नाम है, वहाँ मिले थे। अगला है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ये आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुए थे, याद रखिएगा। अगला है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं। तो कहाँ निकलते हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, वो दमदमा से निकले थे। एक दमदमा जगह है, वहाँ से निकले थे। फिर कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? ये वुर्ज होम एक जगह है, वहाँ पे मानव जो है गड्ढे खोद के निवास करता था। अगला है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए ये मेहरगढ़ में। इम्पॉर्टेंट सवाल है, कहाँ प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ में प्राप्त हुए थे। इस तरह से इतिहास के अंदर आदि इतिहास काल को यहाँ रखा गया। कुछ शार्ट थ्योरी दी गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहले सिंधु सभ्यता आती है। तो सिंधु सभ्यता ये सिंधु नदी के तट पर मिली। सिंधु सभ्यता एक सिंधु नदी है, उसी के तट पर ये मिली और ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की सभ्यता का विकास, सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में जो काल माना जाता है उसे हम सिंधु सभ्यता का विकास मानते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो त्रिभुजाकार था। क्या था? त्रिभुजाकार था। अगला है कि सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले, जिसमें लगभग 200 स्थल जो है केवल गुजरात में मिलते हैं। फिर सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने की थी। अगला है सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला आ जाता है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी की थी, जो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में की थी। मतलब ये हुआ कि हड़प्पा की खुदाई 1921 में जो दयाराम साहनी द्वारा किया गया, जो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में ये स्थित है। यहाँ से कुम्हार का चाक, अन्नागार, लकड़ी की ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, एक सींग वाला जानवर, हाथी का दांत आदि मिले। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा के लोगों ने किया था। सबसे पहले जो चांदी का उपयोग हुआ वो हड़प्पा के लोगों ने ही किया था। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई 1922 हुई। जस्ट उसके बाद 1921 जो है हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई ये राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर, जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में की थी। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। इसकी प्रमुख विशेषता सड़कें थी, जो सीधी दिशा के एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को वर्गाकार खंडों में विभाजित करती थी। मतलब मान लीजिए एक सड़क ही है तो यहाँ से पूरी तरह काटती थी और ये वर्गाकार स्थिति में पूरी बस्तियाँ बसी हुई थी। फिर मोहनजोदड़ो का अर्थ है
मृतकों का टीला, इसको याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है ये मृतकों का टीला, अर्थात एक ही स्थान पर कंकाल के ढेर मिले हों। एक ही स्थान पर बहुत से कंकाल के ढेर जो मिले हों उसी को मृतकों का टीला कहते हैं, जो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 1000 वर्ष ईसा पूर्व मानी जाती है। ये इराक की दजला फरात नदियों के मध्य हुआ था। इराक में दजला फरात नदी है, उसी के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता 1000 वर्ष पूर्व हुई थी। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश किया। सिकंदर आया, एक बादशाह था, उन्होंने इसका विनाश किया और ग्रीक सभ्यता स्थापित की। फिर मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है 2100 ईसवा पूर्व, जो ये नील नदी की देन है, जो मिस्र के रेगिस्तान में स्थित है। इसका विकास फिरौन ने किया था। इसका विकास फिरौन ने किया था। फिर इसी पर आधारित ऑनलाइनर क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ये 250 मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? ये सूरकोटदा में मिले। घोड़े के अवशेष सूरकोटदा में मिले। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे सभी क्या थे? शहरी थे। और हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो थे ये कपास के उत्पादन बहुत ज़्यादा करते थे। कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था लोथल था। लोथल एक जगह का नाम है। अगला, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है ये भारत में स्थित है। सवाल घुमा के पूछे जा सकते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? तो रहेगा भारत। भारत पे चिन्ह लगाएंगे। अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में स्थित है, जो पाकिस्तान में पड़ते हैं। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसमें मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अगला है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा के लोग लोहे को नहीं जानते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। अगला है, किस हड़प्पा कालीन स्थल को नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ये मोहनजोदड़ो की खुदाई में ये एक सिक्का प्राप्त हुआ था जिसमें नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति थी। और किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो सब तो हुए, घोड़ा भी हुए, हाथी भी हुए, गाय भी हुए, सब हुए, लेकिन शेर के अवशेष जो है यहाँ प्राप्त नहीं हुए। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिलते हैं? ये तो मोहनजोदड़ो दौर में जो है ये घरों में कुआं मिलते थे। अगला, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो ये त्रिभुजाकार था। थ्योरी में बताया हूँ, त्रिभुजाकार था। अगला है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो 1922 में। 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी, याद रखिएगा। अब अगला आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कुछ अभिलेख का वर्णन है। तो अभिलेख क्या होता है, जिसको हम एपिग्राफ के नाम से जानते हैं? तो पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों पर खोद के कोई चीज़ लिख देना, उसी को अभिलेख कहते हैं। तो विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक रेडियस ने किया था। एक ईरान के शासक थे, उन्होंने पत्थरों पर खोद करके कोई भाषा लिख दिया करते थे, उसी को अभिलेख कहा जाने लगा। तो ये ईरान के शासक रेडियस थे। अगला है, भारत में अभिलेख का जनक
किसे माना जाता है? तो भारत में जो अभिलेख के जनक है अशोक को माना जाता है। भारत में अभिलेख का जनक अशोक को माना जाता है। अभिलेख जो है ये 4 प्रकार के होते हैं: शिलालेख, स्तंभ लेख, भित्ति लेख, गुफा लेख। मतलब हुआ कि छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। छोटे छोटे पत्थरों पर अगर लिख दिए जाए उसे हम शिलालेख कहते हैं। और स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाते हैं। तो छोटे छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख हो गया, और ऊंचे पत्थरों पर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पत्थरों पर लिख देना स्तंभ लेख हो गया। भित्ति लेख मतलब दीवालों पर लिख देना भित्ति लेख, गुफाओं में लिख देना गुफा लेख। तो कुछ प्रमुख अभिलेख को यहाँ दर्शाया गया है। पहला है हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा में पड़ते हैं। हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा में पड़ते हैं, इसे कलिंग राजा खारवेल, किसने? कलिंग राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया था। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। इस तरह से इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे। अगला है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख ये राजस्थान में पढ़ते हैं। इनमें पुलकेशिन सेकंड के हर्षवर्धन का विजय की चर्चा की गई है। पुलकेशिन सेकंड के हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की गई है। इसकी रचना रवि कीर्त ने की थी। किसने की थी? रवि कीर्त ने की थी। इस तरह से अगला जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात में पढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में पढ़ते हैं। इसमें रुद्रामन के सुदर्शन झील की चर्चा की गई है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने रुद्रासन के सुदर्शन झील की चर्चा करते हैं। और प्रयाग अभिलेख, अगला है प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त ने अपनी विजय अभियान की चर्चा की। ये प्रयागराज में है। और विदेशी यात्री द्वारा भारतीय वर्णन, कुछ हमारे यहाँ विदेशी यात्री भी आए जो अपने हिसाब से इसको वर्णन किए हैं। इसी से इतिहास के भी कुछ वर्णन मिलते हैं। जैसे सबसे पहले जो आए हेरोडोटस आए, इन्होंने हिस्टोरिका पत्रिका थी, और मेगास्थनीज और इंडिका ना, ये सब जो है विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन है। और इसी के अंदर हेरोडोटस जो है ये हिस्टोरिका, मेगास्थनीज जो थे वो इंडिका का वर्णन किए। इनकी पत्रिका है। अल-बरूनी तहकीके हिंद या किताबुल हिंद की रचना की थी, जिसमें भारत की वर्णन है। अगला है फाहियान, ये 399 ईस्वी में आया था, जो फोक्यूकी की रचना की थी। यह चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। उस समय के भवन और उसकी कौड़ी की चर्चा की गई है। फिर अगला है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का रहने वाला था, जो 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक रहला है, याद रखिएगा, इसकी पुस्तक जो है रहला है। इसकी पुस्तक रहला है, याद रखिएगा, इसकी पुस्तक जो है ये रहला है। अगला पॉइंट है कि थोड़ा सा और छोटा कर दें। अगला है उससे थ्योरी संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। भारत में अभिलेख का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में अभिलेख का जनक जो है ये अशोक को माना जाता है। अभिलेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन था वो किसमें कहा गया? हाथी गुफा अभिलेख में ये कलिंग, ये विजय का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में आए थे। कब आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सिकंदर के
हमले के समय उत्तर भारत का शासन था, नंद राजवंश का शासन था, नंद राजवंश का शासन था। और मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वो घनानंद था। कौन थे? घनानंद। अगला है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। वह भारतीय वीर राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वो कौन था? पुरु था, मतलब पोरस था, पुरु। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, ये अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, ये कुषाण काल में हुई। और नालंदा स्थित है, बिहार में स्थित है। और हेंग सांग भारत आया था, ये सम्राट हर्ष के शासन काल में आया था। हेंसनांग इब्न बतूता की पुस्तक रहला है, अभी थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं। अगला है तहकीके हिंद किसकी पुस्तक है? तो तहकीके हिंद जो है ये अल बरूनी की पुस्तक है। अगला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का महरौली दिल्ली में स्थित स्तंभ लेख किस धातु का है? ये लोहे का है। आज भी उस लोहे पर जंग नहीं लगी हुई है। अगला है कल्हड़ की पुस्तक राजत रंगड़ी किस राज्य की चर्चा है? तो ये कश्मीर की चर्चा है। किसमें? कश्मीर की चर्चा है इसमें। अगला है कादम्बरी पुस्तक की रचयिता कौन है? ये वाण भट्ट हैं। अगला है हुमायूं के शासनकाल में चमड़े का सिक्का किसने चलाया था? तो शिहाबुद्दीन ने चलाया था। किसने चलाया था? शिहाबुद्दीन ने चलाया था। तो आज का ये इतिहास फर्स्ट टॉपिक है, मतलब इतिहास प्रथम। ये कई पार्ट में आएंगे, तो इतिहास का पार्ट फर्स्ट है। अब इसके बाद इतिहास पार्ट सेकंड आएंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को यहाँ रखा गया है, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, आरओ, एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।